गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न इसमें होंगे इंपॉर्टेंट। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, सेंदाम्पू ग्याला पेरी, कांगटो और सांगलोंग शब्द किस को संदर्भित करते हैं? प्रजातियों को, विदेशी यात्रियों को, पर्वत चोटियों को, कृषि के प्रकार को? क्या है ये? ये है पर्वत चोटियां। ठीक है, बी है इसका आंसर। असम हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं ये। नामचा वर्मा, सेंदाम्पू ग्यालापेरी, कांगटो, सांगलोंग और टिब्बा कांगड़ी। इससे तो पता चल ही जाता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। चलिए दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह मैदान शिवालिक की तलहटी में सिंधु नदी और तीस्ता नदी के बीच अविच्छिन्न रूप से स्थित है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी, कंकड़ और पत्थर के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इस मैदान को जलोढ़ पंक भी कहा जाता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? भाबर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर का मैदान, खादर का मैदान। नई जलोढ़ है खादर, पुरानी जलोढ़ है बांगर। ठीक है, वो पूछते हैं एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। ठीक है, उसमें भी दो प्रकार की, खादर और बांगर। खादर नई जलोढ़, बांगर पुरानी जलोढ़। यहाँ उत्तर है भाबर का मैदान, ए। देखिए, भाबर का मैदान की बात करें, यह मैदान शिवालिक की तलहटी में सिंधु नदी और तीस्ता नदी के बीच अविच्छिन्न रूप से स्थित है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी, कंकड़ और पत्थर के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इस मैदान को जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। यह प्रदेश सर्वाधिक ऊंचा है, 200 से 300 मीटर, परंतु इसकी चौड़ाई बहुत कम है, 8 से 10 किलोमीटर। तो ए करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है, कोयम्बटूर एवं पलक्कड़ के मध्य संपर्क मार्ग है कौन सा दर्रा? कोयम्बटूर और पलक्कड़ के मध्य संपर्क मार्ग है पालघाट दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ये दर्रे बड़े इंपॉर्टेंट है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गुंडे परंपा विद्रोह से संबद्ध थे? गुडे परंपा विद्रोह से संबद्ध थे। एक आधा प्रश्न जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड जो भारतीय इतिहास में हुए उससे पूछे जाते हैं। यहाँ उत्तर है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा साहूकारों के शोषण, सूदखोरी, बेगारी, वन कानूनों के उल्लंघन के विरुद्ध किया गया। इसका सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1922 से 1924 में गैर आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ। पांचवा प्रश्न है, भारत में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान हुए फकीर विद्रोह के संदर्भ में दो कथन है यहाँ पर, और कौन सा उसमें सही होगा वो बताना है। यह मुख्यतः बिहार में मजनूम शाह के नेतृत्व में हुआ और भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस आंदोलन के प्रमुख प्रमुख हिंदू नेता थे। देखिए, फकीर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था बंगाल में हुआ था, मजनूम शाह के नेतृत्व में, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस आंदोलन के प्रमुख हिंदू नेता थे, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, बी है इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं भारतीय इतिहास के। फकीर, रंपा मुंड्रा कहाँ कहाँ हुए, किसके नेतृत्व में हुए, पूछ लेते हैं एग्जाम में। यहाँ तो स्टेटमेंट बनाकर पूछा, सीधे सीधे ही पूछा जा सकता है ये। तो यह मुख्यतः बंगाल में हुआ, ना कि बिहार में। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो कि सन्यासी विद्रोह के प्रमुख हिंदू नेता थे, उन्होंने फकीर विद्रोह में मजनूम शाह का सहयोग किया। मजनूम शाह कौन? फकीर विद्रोह का नेतृत्व करने वाला। नंबर 6 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक नई म्यूजिक फ्रॉग प्रजाति की खोज की गई है? खोज यानी ये पहले से कहीं छुपी थी, इसको खोज लिया। म्यूजिक फ्रॉग ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, सी है इसका आंसर।
देखिए, एक अभूतपूर्व खोज में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के हरे भरे परिदृश्य में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की पहचान की है। रूपात्मक, आणविक और ध्वनिक साक्ष्यों से युक्त व्यापक विश्लेषण पर आधारित यह खोज निदिराना जीनस के पहले से अपरिचित सदस्य पर प्रकाश डालती है। मतलब ये जो म्यूजिक फ्रॉग है, ये पहले से ही उपस्थित थी, इसको खोजा जाना था बस, और इसका जीनस है निदिराना। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा ज़्यादा करती है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 7 करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एटमॉस्फेरिक बेब्स एक्सपेरिमेंट नामक एक मिशन की घोषणा की है? नासा, जैक्सा, रोसकॉस्मोस, इसरो। इसरो यानी भारत, रोसकॉस्मोस यानी रूस, जैक्सा यानी जापान और नासा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ए है इसका आंसर। देखिए, नासा ने एटमॉस्फेरिक वेव्स एक्सपेरिमेंट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो एक अग्रणी मिशन है जिसका उद्देश्य है स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करना। नासा के हेलियोफिजिक्स एक्सप्लोरर्स प्रोग्राम के तहत नियोजित $42 मिलियन का यह मिशन ऊपरी वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम पर पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों में तरंगों के प्रभाव को समझने में ध्यान केंद्रित करेगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 किस संस्थान द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी UNEPD। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में अपनी 14वीं उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए एक निराशाजनक दृष्टिकोण का खुलासा किया गया है। सबसे आशावादी जलवायु कार्यवाही परियोजनाओं के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की केवल 14% संभावना है बस। तो डी है इसका आंसर, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट UNEP। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वन्य जीवों और प्रजातियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर कन्वेंशन यानी साइट्स के संबंध में दो कथन है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवर और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। और साइट्स जो है वो पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लिखा है। साइट्स एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, कानूनी रूप से बाध्यकारी तो है जो भी इसके सदस्य देश हैं, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला केवल सही है जो इसको डिफाइन कर रहा है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा केवल पहला। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। हिंदी में वन्य जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। देखिए, यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवर और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। साइट्स को 1993 में अपनाया गया, 1975 में लागू हुआ। ये 184 सदस्य दल हैं, इसमें 38,000 से अधिक प्रजातियों में व्यापार विनियमित है। साइट्स जो है पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में उन्हें कन्वेंशन को लागू करना होगा, ठीक है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता है। तो दूसरा वाला तो गलत हो गई होगा, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है इन 184 दलों पर या सदस्य देशों पर। साइट्स का जो सचिवालय है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा प्रशासित है, जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। 10वां प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में दो कथन है यहाँ पर। देखिए, इस फेस्टिवल का पहला संस्करण हुआ था मुंबई में और वर्ष 2004 से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थायी रूप से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया, यानी अब ये 2004 से हर साल गोवा में ही होता है।
बिल्कुल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है और पहला वाला भी सही है। सबसे पहला इसका मुंबई में हुआ था। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में 54वां शुरू हुआ है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में गोवा के पणजी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ और इसका आयोजन होना है 20 से 28 नवंबर 2023 तक। इसकी स्थापना 1952 में पहले भारतीय प्रधानमंत्री के संरक्षण में की गई थी और फिल्म प्रभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन पहला संस्करण मुंबई में हुआ, जो बाद के वर्षों में कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास और तिरुवनंतपुरम में स्थानांतरित हो गया। तो पहला वाला सही है। और वर्ष 2004 से स्थायी रूप से गोवा में स्थानांतरित कर दिया गया इसको। तभी से ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी हर साल होता है और गोवा में होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। गोवा की सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार संयुक्त रूप से इस महोत्सव का आयोजन करते हैं सालाना। 11वां प्रश्न है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इनका निर्माण छिछले सागर व नदी घाटियों के तलछट के निक्षेप से हुआ है। लाल किला हो गया, जामा मस्जिद और सांची के स्तूप इसी शैल से निर्मित हैं क्या? विंध्यन क्रम की चट्टानें, बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ए में है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण छिछले सागर नदी घाटियों में तलछट के निक्षेप से हुआ है। इस प्रकार ये चट्टानें भी परतदार चट्टानें हैं, तो पहला सही है। इनमें चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप इसी शैल से निर्मित है, तो दूसरा वाला भी सही है। लघु हिमालय का निर्माण हुआ कब? देखिए, हिमालय में महान हिमालय है, ठीक है, लघु हिमालय है और है बाह्य हिमालय। तो लघु हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है प्लायोसीन युग में। कंफ्यूजन, मायोसीन। देखिए, मायोसीन में हुआ, बी है इसका आंसर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, टर्शरी काल के दौरान हिमालय का निर्माण निम्नलिखित क्रम से हुआ। जैसे कि महान हिमालय का निर्माण, महान हिमालय या हिमाद्री भी इसको कहा जाता है, ये ओलिगोसीन युग के दौरान हुआ। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ये मायोसीन युग के दौरान हुआ, जो ऑप्शन में है बी करेक्ट है। और बचा बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण, इसका प्लायोसीन युग के दौरान हुआ। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित नहीं है? ट्रांस हिमालय उत्तर में स्थित है हिमालय के। तो ट्रांस हिमालय में जास्कर श्रेणी भी है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम भी है, ट्रांस हिमालय में कैलाश पर्वत श्रेणी भी है, ट्रांस हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी भी है। सॉरी, ट्रांस हिमालय में लद्दाख श्रेणी भी है, लेकिन पीर पंजाल श्रेणी इसमें नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो सी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है, जो परतदार चट्टानों द्वारा निर्मित है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। नंबर 14 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है और हिमालय एक विवर्तनिक पर्वत है। विवर्तनिक पर्वत यानी वलित पर्वत, धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद हिमालय में स्थित है, यानी इसी में महान हिमालय में, हिमाद्री में, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये पूछ रहा है। तो पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है क्या? तीसरा भी करेक्ट है। ये जितने प्रमुख पर्वत है ना, जैसे कि धौलागिरी चोटी हो गई, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गई, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सारे के सारे हिमाद्री या महान हिमालय में ही स्थित हैं। तो इनकरेक्ट तो कोई है नहीं इसमें, डी लगाएंगे फिर। देखिए, महान हिमालय को हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ और हिमालय के विवर्तनिक पर्वत है, यानी वलित पर्वत है। और बृहद हिमालय के अंतर्गत प्रमुख शिखर आते हैं कौन कौन से? एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा वर्मा।
15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, यानी लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? बुर्जिल, जोजिला, जेलेपला, सिपकिला। ये दर्रों से बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश का, जेलेपला सिक्किम का, बुर्जिल जोजिला बनिहाल जम्मू कश्मीर। तो यहाँ जोजिला सही हो जाएगा, आंसर बी। तो दर्रा, बुर्जिल दर्रा, कहीं बुर्जिला भी लिखा है, बुर्जिल दर्रा महान हिमालय में स्थित है जो पाक अधिकृत कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, यह लेह लद्दाख को श्रीनगर कश्मीर घाटी से जोड़ता है, यानी वी सही है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है और शिपकिला दर्रा महान हिमालय सतलुज नदी द्वारा निर्मित दर्रा है। ठीक है, महान हिमालय में स्थित सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नंबर 16 पर आ जाइए, हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? यूपी की करंट अफेयर से जुड़ा है प्रश्न है और उत्तर प्रदेश इसका उत्तर है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है जो सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक व्यापक निगरानी पहल है। इस परियोजना में गौतम बुद्ध नगर में 17 नगर निगमों, सरकारी और गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों और निजी कोचिंग संस्थानों के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। नंबर 17 पर अजय, हाल ही में वज्र प्रहार 2023 भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच एक सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच है, बताइए? भारत और रूस, या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और यूनाइटेड किंगडम? ये मिलिट्री एक्सरसाइज पे प्रश्न बनते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास पे कौन किस देश के बीच वज्र प्रहार है? भारत और अमेरिका के बीच, सी है इसका आंसर। देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 नामक एक सहयोगात्मक सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई छावनी में शुरू हो गया है, 23 वाला। ठीक है, बारी बारी से होता है, भारत में अमेरिका में, भारत में अमेरिका में। ये 23 वाला हुआ है मेघालय के उमरोई में। रक्षा प्रवक्ता के बयान के अनुसार यह संयुक्त अभ्यास का 14वां संस्करण है जिसमें संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान प्रदान पर बल दिया गया। सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए, प्रजातियों की हरित स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, ये निर्धारित करने के लिए एक नया वैश्विक मानक है कि कोई प्रजाति अपनी पूरी श्रृंखला में पारिस्थितिक रूप से पूरी तरह कार्यात्मक होने के कितने नज़दीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है, करंट से रिलेट करता हुआ। इसे UNFCCC द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए, इस तरह के प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं, अगर वो स्टेटमेंट बनाकर पूछ रहा है तो कोई स्टेटमेंट अगर उसको डिफाइन कर रहा है, मतलब उसकी परिभाषा बता रहा है, तो वो 95% सही हो जाता है। ठीक है, और अगर किसी स्टेटमेंट कोई एक कारण है, किसी एक कारण पर फोकस किया जा रहा है, किसी एक संस्था पर फोकस किया जा रहा है, किसी एक शब्द पर फोकस किया जा रहा है, तो वो गलत होता है अधिकतर। यहाँ भी गलत है, IUCN का है ये, और इसी तरह से तो UPSC करती है और स्टेट PCS में ही पूछे जाने लगे हैं ऐसे प्रश्न। देखिए, प्रजातियों की हरित स्थिति IUCN द्वारा लॉन्च की गई, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी जो परिभाषा है इसकी सही है। यह ये निर्धारित करने के लिए एक नया वैश्विक मानक है कि कोई प्रजाति अपनी पूरी श्रृंखला में पारिस्थितिक रूप से पूरी तरह कार्यात्मक होने के कितने नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, एंथ्रेक्स रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो बेसिलस एंथ्रेसिस एक बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है। ये तो स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया, सीधे सीधे भी 4 विकल्प लेकर पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा नहीं होती? एंथ्रेक्स रख दिया, हैजा रख दिया, खसरा रख दिया। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, यह लोगों की तुलना में मवेशियों, भेड़ बकरियों और जानवरों को अधिक प्रभावित करता है। एंथ्रेक्स, बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो बेसिलस एंथ्रेसिस एक बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया के कारण होती है। पहला सही है, दूसरा सही है। मानवों की तुलना में मवेशी, भेड़ बकरियों और जानवरों को अधिक प्रभावित करता है यह रोग, और संक्रमित जानवरों, ऊन, मांस या खाल के संपर्क से लोगों को एंथ्रेक्स हो सकता है।
संक्रमण कैसे होता है इसका? यह सीधे एक संक्रमित जानवर या व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता, यह विजाणुओं द्वारा फैलता है। और इन विजाणुओं का परिवहन कैसे होता है? कपड़ों और जूतों द्वारा होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अंतिम प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है ये। समुद्री ताप तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। समुद्री ताप तरंगे केवल ग्रीष्म ऋतु में ही उत्पन्न हो सकती हैं। ये केवल वाले स्टेटमेंट गलती हो जाते हैं अधिकतर, हमेशा नहीं होते लेकिन अधिकतर हो जाते हैं। समुद्री ताप तरंगों के सबसे आम चालकों में समुद्री धाराएं शामिल है, कौन सा सही है? समुद्री ताप तरंगों के सबसे आम चालक कौन है? समुद्री धाराएं, यानी ओशियनिक करंट। ये करेक्ट है दोनों के, मतलब पहला तो गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, केवल बी है इसका आंसर। तो ग्रीष्म और शीत दोनों में। देखिए, हीट वेव समुद्र में भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिसे समुद्री हीट वेव कहा जाता है। समुद्री हीट वेव तब उत्पन्न होती हैं जब समुद्र का तापमान लंबे समय तक असाधारण रूप से ऊंचा रहता है, और इससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र उद्योगों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। समुद्री हीट वेव ग्रीष्म या शीत ऋतु दोनों में हो सकती हैं, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। और यह वर्ष में क्षेत्र के अपेक्षित तापमान विचलन से परिभाषित होती हैं। ठीक है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है, क्योंकि समुद्री ताप तरंगों के सबसे आम चालकों में है ओशियनिक करंट, यानी समुद्री धाराएं शामिल हैं, जो गर्म पानी और वायु समुद्र ताप प्रवाह के क्षेत्रों का निर्माण कर सकती हैं, या समुद्र की सतह से वायुमंडल को गर्म कर सकती हैं। अल नीनो के कारण भी समुद्री तापीय तरंगे चल सकती हैं। तो 20 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ये प्रश्न मस्तिष्क पर जोर डालते हैं और ये बताते हैं कि एग्जामिनर की सोच कहाँ तक जाती है।